आप सब। तो वेलकम टू माय एनी हिंदी रिकेप। तो ले आई हूँ मैं आपके लिए इनटू द लाइट ऑन सेकेंड का अगला पार्ट। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ परिंदे आसमान में उड़ते हुए नज़र दिखाई देते हैं और कोई पहाड़ वाला एरिया था और ये एक बैटलफील्ड था जिस जगह पर काफ़ी सारी अफवाज एक जगह पर खड़ी हुई थी, कैंप लगे हुए थे। एक पर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि हम आज के दिन इस बैटलफील्ड को ज़रूर जीत जाएंगे। वो लोगों को हौसला बढ़ा रहा होता है और कहता है कि हमेशा शार्प रहो और लड़ते रहो, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है और ये हमारे हम सब इस एम्पायर के एक नाइट हैं और हमें एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सब कुछ अंजाम देना होगा। सामने लीलेस मौजूद था जो कि अपने सिपाहियों को हौसला दे रहा था, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था जो लेकस था जो कि इंपीरियर है इस वक्त एडमबर्ग एम्पायर का, उसने लीलेस को ये कह रखा था कि उन्हें सिर्फ सिपाही को थोड़ा बहुत उलझा के रखना है, उन्हें बस थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो वो इसी बात पर सबको इस वक्त वो उसे उलझा रहा होता है कि वो सामने वाले एम्पायर को थोड़ा बहुत उलझा के रखे और अपने सिपाही का हौसला बढ़ाता रहे, उनका ज़रा भी हौसला डाउन ना होने दे। उसकी इस बात पर सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा हौसलेमंद हो जाते हैं। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और वो एक डेस्क पर पड़ा हुआ अपने आप में ही कह रहा होता है, मेरी टांगें बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही हैं, ये नम पड़ गई हैं। आखिर लेडी सेलिना आप इस तरह की क्रूल चीज़ें कैसे कर सकती हैं? आखिर एक बिल्कुल टेंडर किस्म का लैंप इस जगह पर कैसे भेज सकती हैं? और वो रो रहा पीट रहा होता है। फिर वो सारी चीज़ें एल्सिस यानी कि आयशा के ब्रदर के ऊपर डालते हुए कहता है कि ये उसका फॉल्ट है, उसने इस तरह की चीज़ें कर दी हैं जो कि हमें इसमें और ज़्यादा अंदर ही अंदर घुसाने की कोशिश कर रही हैं। एनीवे में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है कि हम इस थ्रोन के गेम में हार चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत मौका है कि मैं इस तरह की जगह पर अपनी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बना सकता हूँ, इस ज़िंदगी में थोड़ी बहुत इज़्ज़त बना सकता हूँ। बस मुझे अपने इस मिशन पे थोड़ा बहुत फोकस करना होगा और देखना होगा कि आखिर क्या होगा। मैंने सबसे पहला काम जो था उसे ये था कि उसने कैप्चर करना है क्राउन प्रिंस की जितनी भी फोर्स है उस लैंड को और उन्हें उलझा के रखना है जब तक कि वहाँ पर दरिया के किनारे कोई दूसरी फोर्स ना आ जाए और वो उनके ऊपर पीछे से हमला ना करे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उनके इस पूरी फोर्स को हरा सकते हैं। और अगर एक बार जब हमने अलमायर को संभाल लेंगे सल्तनत में थोड़ी देर के लिए कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, मामला तय हो जाएंगे, तो शायद ये एक अलामती निशानी भी बनाते हुए वाइड मौका है मेरे लिए। इसके पहले कि मैं इस बारे में थोड़ा बहुत सोचूं, मैं अपने पिछले बार वाले जो थोड़े बहुत अड्डे हैं छुपे हुए, वहाँ में पकड़ा गया और उस मौके पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी। फिर वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहता है, नहीं, इस जगह पर मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रियल अपॉर्चुनिटी आई है। इतने में पीछे से अभी वो इस तरह के सोचो फिक्र में गुम था और अपने आप में सोच ही रहा था कि एक सिपाही आता है और कहता है कि यूर मैजेस्टी एनिमी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, वो अपने हमारे टारगेट जो हमने तय करी थी उस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकर तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से चौंक जाता है उनकी इस बात पर। फिर वो कहता है, चलो ठीक है, हम उन्हें जहन्नुम के निशाने तक पहुंचा देंगे। जल्दी से वो अपना कवच उठाता है और पहनते हुए कहता है कि चलो तुम्हें जहन्नुम का मुंह दिखाता हूँ मैं, आखिर क्राउन प्रिंस ऑफ एल्मायर। फिर वो जल्दी से अपने सारे के सारे फोर्स को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर एल्मायर एम्पायर की जो आइसिस वाली फौज थी वो आ रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एडमबर्ग एम्पायर के एक पैलेस में ले जाया जाता है जहाँ पर इंपीरियर रिकस बात कर रहा होता है कि हमें ट्रांसमिशन के सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो मिल चुकी हैं। कॉम्बैट जो है वो अभी एनरोल पर शुरू हो चुकी है सामने के तौर पर। वो अभी एक तरह की स्पेल की मदद से एरिस से बात कर रहा होता है। उस जगह पर और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, साथ ही वहाँ पर मरियान भी मौजूद थी, चूँकि इन सारी की सारी चीज़ों से अवेयर थी और सारी चीज़ों पर नज़र रखी हुई थी। फिर इंपीरियर कहता है, जल्दी से कमांडर सारे के सारे रिपोर्टर्स हैं उन्हें कनेक्ट करना शुरू कर दो। तो हमारा ऑपरेशन इस जगह पर शुरू हो जाता है। एरिसन कहता है कि यस सर, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। फिर वो एक जगह पर जाता है और उस जगह जैसे कि बात हुई थी कि वो इस जगह पर पोर्टर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं दरिया के पास और वहाँ से वो अपने फोर्स लेके आएंगे, तो वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और उस जगह पर अपने एक तरह के स्पेयर की मदद से पानी को इधर उधर करता है और पॉटर बनाना शुरू करता है पानी के अंदर से। वो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पॉटर्स बनने शुरू हो गए थे और उसके अंदर से कश्तियाँ भी निकलनी शुरू हो चुकी थी। वो उन सारी कश्तियों को देखते हुए कहता है, एट लीस्ट विक्ट्री का टाइम आ चुका है इस वक्त।
वैसे उसने इससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें आयशा से पहले शेयर कर ली थी, तो उसके हिसाब से वो इस तरह की चीज़ों से बहुत आसानी से निपट सकती थी। एलिसन आगे कहता है, जजीरे के नीचे रखे गए हमने एक बार ज़मीन से गुजरने के बाद दुश्मनों की कुव्वतों को फंसाने के लिए काफ़ी होंगे, और उस जगह पर उन्होंने काफ़ी सारे बम भी नस्ब कर रखे थे। सिलसिले को मुद्रिक करने वाले तराजू के उफाल होने का एन लम्हा भी क्या अहम है, और इस जगह पर हम ज़रा सी सिंगल मिस्टेक भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हम ये करेंगे तो हमारी सारी काया ही पलट जाएगी। इतने में उसे किसी चीज़ का एहसास होता है, किसी चीज़ का शोर मचता है। उसे पीछे देखता है कि आखिर क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है। एक सिपाही भागा हुआ आता है। एरिसन पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। वो बंदा कहता है, कमांडर हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। एक लार्ज नंबर ऑफ एनिमी सिग्नल्स आए थे जो कि अभी हमारे सामने ही अपेयर हुए हैं। वो कहता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ से उनकी कश्तियाँ आ रही थी उसके सामने ही और भी बहुत ज़्यादा कश्तियाँ आ रही थी। वो एल्मायर एम्पायर के लोग थे। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए जा रहा था। दूसरी तरफ हमें फोर्थ पेज दिखाया जाता है, जो कि अभी इस वक्त जंग में लड़ रहा था, और कहता है, आखिर किस किस्म के मॉन्स्टर है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जैसे कि उन्होंने जाना था या उन्हें मालूम था कि जो प्रिंस आइसिस है वो अपने स्वार्मिंज की वजह से हर जगह पर जाना चाहता है और अपनी ओवर पावर स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन अभी उसके सामने जो कुछ हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अलग सा था। वो इस सारी चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा तेज़ है, आखिर इतना तेज़ कोई कैसे हो सकता है। पीछे से अचानक से एक तरह की डिवाइस में से आवाज़ आती है कि ईस्टर्न आइलैंड सी की तरफ से कोई आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस जिन्ना, आप जानते हैं कि आप मुझे सुन सकते हैं। वो अपना टेलीपोर्टेशन, जो एक तरह का फ़ोन कह सकते हैं, वो उसको खोलता है और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, चलो शुरू करते हैं। चलो एलिसा से कहो जल्दी करें और हमें सपोर्ट करें। वो सामने से आवाज़ आती है, हमारे सामने एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी है। वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। फोर्थ प्रिंस तो सुनकर हैरान हक्का बक्का हो गया था। वो पर्सन इस वक्त उस आर्मी की बात कर रहा था जो कि आइसिस लेके आ रहा था। वो उससे पूछता है, आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, दूसरी तरफ सामने से एरिसन भी कहता है कि आखिर कैसे। सामने से आइसिस आ रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था, और वो अपने साथ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फोर्स को लेके आया था। सब के सब उसको देखकर हैरान थे, आखिर ये इंसान कहाँ से आया, ये कौन है। थोड़ा सा सीन पास्ट में जाता है, और उसी तरह की डिवाइस जो थी वो एल्मायर एम्पायर के पास भी थी, क्योंकि हो सकता है ये मैजिशियन के पास कोई इस तरह की टेलीपोर्टेशन की बात करने की डिवाइस होती हो, जैसे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है। तो वो इस तरह पियोन से बात कर रहा था। पियोन कहता है कि वो इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास जो करंट चीज़ है वो मेडिसिन ने हमारे पास मेंशन करती है। आइसिस कहता है कि वो नॉर्मल चीज़ है कि वो सी की तरफ से ज़रूर जंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है वो वहाँ से भी लेके आ सकें। लेकिन हमारे लास्ट फाइट में मैंने उस जगह पर कोई ना कोई चीज़ मैंने देखी थी, मैंने नोटिस की थी। जनरल ऑफ एडमबर्ग के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अलग से थे। वो काफ़ी ज़्यादा रिट्रेट कर रहा था किसी चीज़ से। तो इस जगह पर शायद आयशा ने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आइसिस से शेयर नहीं करी है जो कि एलिसन ने उसको बताई थी, और वो अभी उन्होंने जो कुछ भी करा है वो अपने बलबूते पर ही करा है। आइसिस आगे कहता है, मैंने उस वक्त उनके चेहरे पर कोई चीज़ नोटिस करी। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो क्लियरली मेरी तरफ देख रहे थे। इस तरह से कोई चीज़ है जो कि स्पेसिफिक डेस्टिनेशन उनके दिमाग में मौजूद है। मैंने उस जगह पर जब गौर किया, लोग आगे किस जगह पर देख रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नज़र एक ही डायरेक्शन पे थी। ये लगता है कि शायद वो किसी तरह की फोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ब्योन उसे कहता है, तो आपका क्या मतलब है, आखिर वो डेस्टिनेशन कौन सी हो सकती है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। आइसिस अपने सर पे हाथ रखता हुआ खुजाते हुए सर को कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ है। मैं इस चीज़ को जल्दी से प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन यूजली तौर पर जो ट्रूप्स होते हैं ये जाल या घात लगाने वाले सबसे ज़्यादा जिम्मेवार इलाके में लगाए जाते हैं, लेकिन ये जगह ये काफ़ी ज़्यादा वसी खुला इलाका है। ये एक फील्ड खाली मैदान है। तो वो थोड़ा बहुत सस्पिशियस था कि इस जगह पर आखिर कैसे हो सकता है, कोई इस तरह की जगह पर कोई जाल नहीं लगा सकता। पियोन कहता है, आप यकीनी तौर पर सिर्फ ये कहने के लिए बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि हम गलत थे। उसकी इस बात पर आइसिस को गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है और कहता है, तुम लिटिल कहीं के। असल में वो दोनों आपस में एज अ फ्रेंड के तौर पर बातें कर रहे थे। काफ़ी हद तक वो इसी तरह रहते हैं।
आइजस आगे कहता है, तो जैसे कि मैंने कैलकुलेटिंग की है सारी सारी चीज़ों की, तो इस जगह पर एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इंटायर बैटलफील्ड जो है वो एक तरह का ट्रैप है। और वो अपने अंदाजे से बताता है कि ये पूरा आर्टिफिशियल जो आइलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा लगता है। वो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस जगह पर कुछ गड़बड़ है? शायद उनका लास्ट कार्ड वहाँ पर छिपा हो सकता है। उसके इस बात पर बियॉन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, मैं समझ चुका हूँ आप मुझे क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। आइजस कहता है कि हाँ, तो ये मूवमेंट है जो इसी जगह पर हम मुकम्मल तौर पर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। उन स्टूपिड अनलकी फेसेस को देखे, मैं अभी से ही बेताब हूँ उन बेवकूफ़ों के चेहरों को देखने के लिए जब वो हमें उस जगह पर देखेंगे। और इसके अलावा वैसे भी आयशा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह बता रखी हैं। और तुम भी, जब मैं तुम्हें बताऊँ तुम भी उस वक्त आ जाना, एकदम से ना आना। उसकी इस बात पर बियोन को भी काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। फिर आयशा उसे कहता है, वैसे मैं तुम्हें काउंट करूँगा उस जगह पर काफ़ी रेयरी तौर पर। उसकी इस बात पर बियोन की तो आँखें ही खुल जाती हैं। वो उसको इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आइजस काफ़ी ज़्यादा खुशी से उसको कहता है कि लेट मत होना बियोन, बिल्कुल भी मत होना। फिर सामने हमें बैटलफील्ड में दिखाया जाता है। सामने जो इस वक्त जो लड़ रहा था फोर्थ प्रिंस से, वो और कोई नहीं बल्कि बियोन था, जो कि अपनी जितनी भी मैजिकल जो इसकी जितने भी स्पेल्स वगैरह हैं वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से काज कर इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी वो थोड़ी सी बात याद करते हुए सोचता है, जब उसे वो कह रहे थे कि तुम अपने स्पेल्स को मुख्तलिफ तरीके से कास्ट कर सकते हो, इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं तुम पर इंटरेस्ट कर सकता हूँ बगैर किसी हेजिटेशन के। और तुम्हारी जो ये बर्डनेस है, इसको मैं कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता जब तुम कोई भी डिसीजन लेते हो। वैसे अगर मैं इस तरह फॉलो करने पे आऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ। यहाँ तक कि जब कोई ऐसा लम्हा जो लम्हे की ज़रूरत नहीं होती जहाँ कोई रुकना और आराम करना चाहता है। इसी के साथ वो अपनी स्वार को फ़ौरन से निकालता है। सामने लेकर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से खड़ा हुआ हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर मैं इसको अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहा किसी एक भी सेकंड रोकने के लिए। सामने बियॉन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से अपने मैजिक को स्पाइल कर रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता, मुझे आखिर तक इसमें खड़ा रहना होगा। सामने लेकर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से घबराया हुआ था। वो सोचता है मुझे इसमें आखिर तक कायम रहना होगा। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट की इसी जगह एंड होती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, जब तक थैंक यू, बाय बाय।